We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बात इजराइल ईरान की कर रहे हैं, जिनके बीच भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन इजराइल में ईरानी मिसाइल का जो अटैक है उसकी तबाही अब तक मिटी नहीं है। न्यूज नेशन देश का पहला चैनल है जो इजराइल के ग्राउंड से सीधे आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहा है। आज हमारी टीम ने उस हाइफा का जायजा लिया जहां 15 जून की रात ईरानी अटैक में भारी तबाही मची थी। 15 जून की रात इजराइल की पोर्ट सिटी में हुई थी मिसाइलों की बारिश। गरजा था आसमान, ध्वस्त हुई थीं बड़ी बड़ी इमारतें। अब भी बाकी हैं तबाही के निशान। उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा इजराइल का एक प्रमुख पोर्ट और औद्योगिक केंद्र, जहां न केवल तेल रिफाइनरी है बल्कि नेवी अड्डा और केमिकल फैक्ट्री भी है। हाइफा से पूरे इजराइल के लिए 30% आयात होता है। 15 जून 2025 की रात को उसी हाइफा पर ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की, जिनमें से कुछ ने हाइफा की तेल और गैस रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया। रिफाइनरी के पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइनों को भी नुकसान पहुंचा। न्यूज नेशन आज ग्राउंड जीरो से यानी पोर्ट सिटी में। हाइफा जहां के पोर्ट पर भारत का ही सबसे बड़ा निवेश है। और देखिए तस्वीरों में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत आपको जितना हो सके उतना जूम में लेके चले। और ये आपको जो पिलर्स नज़र आएंगे, दरअसल ये पिलर्स नहीं हैं, ये बड़े बड़े टैंकर्स हैं ऑयल्स के, कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के। और ये है हाइफा की क्रूड ऑयल की रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी। लेकिन इसके ऊपर से आपको कोई धुआं, कोई आग निकलती हुई नज़र नहीं आएगी, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये ऑयल की रिफाइनरी पूरी तरीके से ठप है। क्योंकि यहाँ पर जो हमला किया गया, भले ही ईरान के हमले में लोग हताहत नहीं हुए, लेकिन जो नुकसान हुआ वो हुआ इजराइल की क्षमताओं को। और ये है गैस रिफाइनरी। लगभग 50%, पूरे देश का 50% गैस का उत्पादन इसी रिफाइनरी के ज़रिए किया जाता है। लेकिन इस रिफाइनरी से भी जो आपको बड़े बड़े मचान से नज़र आएंगे, दरअसल इन चिमनियों से कभी धुआं निकलता था, कभी आग के शोले होते थे और यहाँ बनती थी गैस, चाहे वो PNG हो, CNG हो। इजराइल की सरकार ये दावा कर रही है कि ऑयल रिफाइनरी और गैस रिफाइनरी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जंग के थमने के कई दिनों बाद भी दोनों ही रिफाइनरी बंद नज़र आ रही है। ईरानी मिसाइलों ने हाइफा की रिफाइनरीज को खासा नुकसान पहुंचाया। नौबत यहां तक आ गई कि इस रिफाइनरीज को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की मांग होने लगी। इस रिफाइनरी से हर रोज 0.2 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन हो रहा था, लेकिन अब इसके आसपास 100 गुना ज्यादा बेंजीन का उत्सर्जन हो रहा है। लिहाजा शहर के मेयर ने ऐलान कर दिया है कि इस रिफाइनरी को अब कभी चालू नहीं किया जाएगा और इसे जल्द ही कहीं और डंप कर दिया जाएगा। इसी रिफाइनरी के पास हाइफा पोर्ट भी है, जिसमें भारत के अडानी ग्रुप का 70% हिस्सेदारी है। ईरान की मिसाइलें इसी बंदरगाह के आसपास गिरी थीं। हालांकि बंदरगाह को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। सामने जो मौजूद आपको पोर्ट नज़र आएगा, पोर्ट सिटी नज़र आएगी, दरअसल यही हाइफा का पोर्ट है, हाइफा इंटरनेशनल पोर्ट बंदरगाह, जिसका निर्माण भारत की कंपनी अडानी के द्वारा किया जा रहा है। यानी एक प्रतीक है भारत और इजराइल दोस्ती का, ये प्रतीक है उस कॉरिडोर का जिसे हम इंडिया यूरोपियन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जो भारत से होते हुए सऊदी अरेबिया, उसके बाद UAE और उसके बाद इजराइल होता हुआ सीधा साइप्रस और ग्रीस तक जा रहा है। और इस पोर्ट को भी हालांकि आंशिक क्षति हुई है, लेकिन ये सोचिए कि अगर सिर्फ 100-200 मीटर दूर इस पोर्ट पर निशाना बनाया जाता इस मिसाइल के द्वारा, तो शायद भारतीय कंपनियों का भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। उत्तरी इजराइल के सबसे बड़े शहर हाइफा की कि हाइफा को कितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ था 12 दिनों के एक संघर्ष में। क्योंकि मेरे ठीक पीछे मौजूद वो बंदरगाह भी है जो भारत और इजराइल की दोस्ती का प्रतीक है, जो भारत और यूरोप के बीच के रास्ते का एक बहुमूल्य नगीने के तौर पर देखा जा सकता है। दाईं तरफ जो बिल्डिंग है वो सरकारी इमारत टूट चुकी है, बाईं तरफ जो इमारत है कमर्शियल
कॉम्प्लेक्स वो तहस नहस हो चुका है और पीछे जो हाइफा पोर्ट है वहाँ भी आंशिक नुकसान हुआ है। लेकिन हाइफा की कई इमारतें ईरानी मिसाइलों की शिकार हो गईं। ये इमारत सरकारी, जहां पर फाइनेंस के कई ऑफिस मौजूद थे। कभी ये जगह लोगों से गुलजार होती थी, लेकिन आज वीरान पड़ी। इमारत को खाली करा दिया गया है। इक्के दुक्के लोग जो दिख रहे हैं वो इसी बिल्डिंग के दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी। मेरे ठीक पीछे आपको ये इमारत नजर आएगी। ये इमारत सरकारी इमारत है। यहाँ पर इंश्योरेंस, फाइनेंस समेत कई मंत्रालयों का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में नजर आ रही है। तमाम शीशे टूटे हुए हैं। इस इमारत को खतरनाक घोषित कर दिया गया है और सिर्फ सिक्योरिटी सर्विसेज को, रेस्क्यू सर्विसेज को छोड़ करके किसी को भी अंदर तक जाने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि क्रेन पर लगातार होता हुआ हम काम भी देख पा रहे हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल। जो सबसे बड़ी इमारत है, सरकारी इमारत है हाइफा की, वहाँ किस तरीके से हमला हुआ था। 20 जून की तारीख, दोपहर का समय। और ये कुछ बात करने के लिए यहाँ के लोकल्स भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? I'm Yael. I'm a product designer. I work right here. I had one missile also strike right next to my house. Like also my windows were. Actually, we work in the same office. I'm also product. This the building that was mostly hit was an abandoned building, future to be deconstructed or demolition. But regardless, people was injured, and there is also a lot of property damage. Though the heat was there, you see the blast. A lot of windows was. You see here, all the windows here are shattered, and you can find even in our office, which is I don't know 100 meters over there. You can see some windows shattered, and there was like a lot of dust and things like that. So. हाइफा शहर का ये कॉमर्शियल प्लेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थीं। 15 जून की रात जब ईरान ने मिसाइलें फायर की, तब यहाँ दुकानें सुबह का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही ईरानी मिसाइलों ने उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। हाइफा के कैरेमिले इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो 20 तारीख को हिट हुआ था। 20 जून को यहाँ पर भारी हमला किया गया था और उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ था। और यहाँ पर आप 20 तारीख का समय भी देख सकते हैं। जो घड़ी यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही है कि दोपहर 11:05 का समय जब रहा था, जब यहाँ पे मिसाइल का हमला हुआ। और तारीख किस तरीके से लिखी जाती है वो आप देख सकते हैं कि घड़ी उसी वक्त टूटी थी, उसी वक्त बंद हुई थी। तो ये अवशेष है। कंक्रीट के ब्लॉक्स आप देख लीजिए कितने भारी यहाँ पे ब्लॉक्स नज़र आएंगे। और ये कंक्रीट के ब्लॉक्स किसी खिलौने की तरह से बिखरते हुए नज़र आए। और यही स्थिति है। हालांकि हमें मना किया गया है अंदर जाने से, फिर भी हम कुछ अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आती हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत बेहद ध्यान से निकले, क्योंकि इस पूरी इमारत को ख़तरनाक घोषित कर दिया गया है। यहाँ अंदर जाने की इजाज़त तक नहीं है, लेकिन न्यूज़ नेशन आपको अंदर से दिखा रहा है। कैरेमिली इलाका, ये हाइफा का इलाका है। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स किस तरीके से, ऐसा लगता है जैसे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है, ये रीइंफोर्स कंक्रीट नहीं है, ये बच्चों के खिलौने हैं। और उस तरीके से ये पूरा इलाका टूटा हुआ नज़र आ रहा है। और रावत जी बहुत ध्यान से आइएगा, क्योंकि यहाँ पर शार्प एजेस वाले सामान है। और यहाँ देखिए कांच किस तरीके से बिखरा हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रहा होगा जहाँ पे लोगों की बहुत सारी दुकानें थी। और यहाँ पर कांच किस तरीके से बिखरा हुआ है। और यहाँ अगर कोई व्यक्ति उस वक्त अंदर होता तो ये सोच के देखिए कि उसका कोई शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं होता जिसके अंदर ये शीशा धंस नहीं जाता। यहाँ दुकानें थी, यहाँ कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर एक बड़ा पार्लर था, सलून था, यहाँ पर DVD से लेकर के पेन ड्राइव से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी। लेकिन सब कुछ तबाह और बर्बाद होता हुआ नज़र आया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से। और छत भी दिखाइए कि ना सिर्फ ज़मीन बल्कि जो छत है वो भी टूटी हुई हालत में नज़र आ रही है। तो ये हालात थे कैरेमिली इलाके के हाइफा के अंदर, हाइफा पोर्ट सिटी के अंदर। ये ऐसी कोई दुकान शेष नहीं रह गई इस पूरे के पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जिसे नुकसान नहीं पहुँचा, और पूरी की पूरी इमारत में नुकसान पहुँचा है।
15 तारीख की रात 9 बजे की उस मनहूस घड़ी को ये बुजुर्ग दंपत्ति आज भी भूल नहीं पाए। ये घर भी मिसाइल हमले की जद में आ गया था। उस वक्त बुजुर्ग दंपत्ति की बेटी भी अमेरिका से आई हुई थी। शहर में सायरन बज रहे थे, लोग अपने अपने शेल्टर रूम में छिप गए थे। तब एक मिसाइल इसी अपार्टमेंट के बाहर गिरी। इस वक्त हम उत्तरी इज़राइल के हाइफा इलाके में मौजूद है। हागालील ये इलाका है और यहाँ पर जो तमाम घर हैं वहाँ पर हमला हुआ था 15 जून को, और ये हमला रात के 9 बजे के आसपास हुआ था। अभी भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ तिरपाल से, चद्दर से ढक कर के खिड़कियों को बंद किया है, क्योंकि इस खिड़की के तमाम जो ग्लास है, जो कांच है, वो टूटी हुई कंडीशन में नज़र आते हैं और यही स्थिति आसपास के तमाम घरों की है। तो देखिए किस तरीके से जो शार्प एजेस हैं इसके वो नज़र आ रहे हैं और इसकी वजह से भी अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर लोगों को हुआ। कई लोग हताहत हुए, घायल हुए और घर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बाहर देखिए किस तरीके से जो शीशे हैं वो तमाम टूटे हुए हैं और अंदर भी जिसे हम छर्रे कहते हैं वो लगे हैं। जब मिसाइल अटैक हुआ था तब चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी। अपार्टमेंट के बाहर से आग का एक बवंडर घर में आने की कोशिश कर रहा था। घर का ज्यादातर सामान बिखर चुके थे, उसके निशान अब भी घर में जगह जगह मौजूद हैं। जिसके हम डिब्रीज की बात कर रहे थे, शेल्स की बात कर रहे थे, वो डिब्रीज के निशान यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमला हुआ था। यहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं, वो हमारे साथ बात करने के लिए लगातार मौजूद हैं। यू वर देयर व्हेन द मिसाइल स्ट्राइक ऑकर्स? Yeah, we were there. Fire outside. We have pictures. These are the pictures of, देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से बाहर के आग लगी हुई है। ये इसी घर की तस्वीरें हैं कि बाहर किस तरीके से आग लगी हुई है। फायर है, चारों तरफ आग ही आग। और रात के लगभग 8:30-9 बजे का समय था जो यहाँ पर हमें जो वो नज़र आया था। वो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ आग आग का मंज़र और ज़िंदा रहना बेहद मुश्किल नज़र आता है। और यही स्थिति हमें जो ऊपर के है सामान है। और देखिए वीडियोस में वीडियो देखिए कि बाहर जो भी सब कुछ था वो जलता हुआ नज़र आया। ये नज़ारा था 15 जून की तारीख का और वो स्थिति हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। गनीमत थी कि उस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सायरन बजते ही बुजुर्ग दंपत्ति और इनकी बेटी घर में ही बने शेल्टर रूम में पहुंच गए और इस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। पर आप देखिए कि ऊपर भी नुकसान हुआ है। मैं चाहूँगा कि ऊपर की तरफ दिखाइए कि ऊपर भी नुकसान हुआ है। पूरा घर टूटी फूटी कंडीशन में था और अंदर आपको बॉम्ब शेल्टर में लेके चलते हैं। और हाइफा में हर एक तरह से ये बॉम्ब शेल्टर बनाया जाता है। In old houses not, but in new houses yes. But we built it 3 years ago. यहाँ पर आप देखिए कि ये बॉम्ब शेल्टर जब बंद हो जाता है तो इस बड़े गेट से लगभग 4 इंच के आसपास का लोहे का गेट है। ये 3 लोग, इनकी बेटी और जो बुज़ुर्ग माँ बाप है, सब इसके अंदर रहे और यही जगह बची थी जहाँ पर आग नहीं लगी हुई थी। बाकी पूरे घर में आग लगी हुई थी। 15 तारीख को ये ज़बरदस्त हमला हुआ था। We feel now safe, but we don't believe. I don't believe. Don't believe the regime of Iran. The regime of the, yes. I think that there will be a revenge from them. तो इन्हें लगता है कि दोबारा से हमला हो सकता है और अगर दोबारा हमला हुआ तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी बाहर आए। जो गेट्स हैं वो तमाम टूट गए थे और टेम्परेरी लॉक यहाँ पे लगाया गया है और हर एक कमरे की ऐसी हालत है, सिर्फ एक कमरे की नहीं। यहाँ भी देखिए कि किस तरीके से जो शीशे हैं, जो विंडोज़ हैं वो टूटी हुई है। न्यूज़ नेशन की टीम उस इलाके में पहुंची जहां तबाही की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। कई घरों की छतें पूरी तरह उड़ गईं। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस है। कई घरों को बाहर बैरिकेड लगाकर उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। यहाँ तक कि घर में रहने वाले लोगों को अपना सामान बाहर निकालने की इजाज़त तक नहीं। इस वक्त हम हागलील इलाके में मौजूद है और उत्तरी इज़राइल का ये छोटा सा टाउन है हाइफा, इसके यहाँ का सबसे करीबी शहर है। तारीख थी
15 जून समय रात के 9 बजे और कई मिसाइलों से एक साथ हमला होता है। हालांकि यहाँ से हिजबुल्ला और लेबनान पास पड़ता है, लेकिन इस बार लगभग 1800 किलोमीटर दूर यानी ईरान से स्ट्राइक की गई थी। मेरे पीछे देखिए किस तरीके से जो तबाही की तस्वीरें हैं, जो दास्तान है, वो साफ साफ गवाही देती है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि अनेक घरों पर हमला किया गया। और ना सिर्फ ऑयल रिग्स और इसके अलावा गैस की रिफाइनरी बल्कि हाइफा के पास मौजूद तमाम रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इमारतें टूटी हुई है, लेकिन शायद इज़राइल का गुरूर अभी भी बरकरार है, क्योंकि झंडे ज़रूर लहरा रहे हैं इस घरों से, इन अपार्टमेंट के बाहर से, जहां अंदर जाने की अब किसी को भी इजाज़त नहीं है। बैरिकेडिंग लगा करके ये बंद कर दिए गए हैं और जो यहाँ पर लोग रहते थे उन्हें भी आसपास के होटल्स में शिफ्ट कर लिया गया है, लेकिन शायद दूसरा उन्हें घर भी मिल जाए। रिहाइश की समस्या नहीं, सरकार के पास पैसे बहुत हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के पास युद्ध लड़ने और शायद दोबारा लड़ने की इच्छा शक्ति भी। लेकिन जो नहीं मिलेगी वो है यादें, क्योंकि इन घरों के अंदर बरसों से रहने वाले परिवार, उनसे जुड़ी हुई यादें, वो बातें, वो सामान, वो खिलौने, वो किताबें, वो तमाम चीज़ें अब शायद कभी भी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि रात के 9 बजे यहाँ दिन का उजाला हो गया था जब आसमान से एक नहीं बल्कि अनेक मिसाइलों से हमला किया गया था। हमने स्थानीय प्रशासन से गुजारिश की और अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए। इस इमारत के अंदर जैसे ही दाखिल हुए, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखा। हम उस शेल्टर में भी पहुंचे जिसने कई लोगों की जान बचाई थी। हम आपको लेके चलते हैं उसके ठीक सामने मौजूद इमारत में, जहां कम्युनिटी बॉम्ब शेल्टर नज़र आएगा। और यहाँ पर अभी भी जो मलबा है, जो सामान टूटे हुए का मलबा है, वो उसी तरीके से नज़र आ जाता है। हालांकि अब पुनर्निर्माण के काम की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर लेटर बॉक्स हैं, लेटर बॉक्स टूटे हुए हैं, लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं। यहाँ तक कि अंदर, हम कितनी अंदर आ चुके हैं, आईना अभी भी चकनाचूर नज़र आता है। शायद यहाँ पर आप छवि देखेंगे तो छवि भी स्पष्ट नहीं होगी, साफ नहीं होंगी। हम आपको लेके चलते हैं उस बॉम्ब शेल्टर पे, जहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपनी जान इसी के अंदर आकर के बचाई थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि मोटी मोटी जो यहाँ पर गेट है वो नज़र आएगा, और गेट इस तरीके से बनाया गया है कि बड़ा हमला भी होता है तो भी ये गेट सुरक्षित रहे। ये लोहे का गेट 5 इंच के आसपास का बेहद मजबूत इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे लोहे का, इस्पात का, और इसके अंदर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 14 इंच के आसपास इस दीवार की चौड़ाई है। और यहाँ पर उस वक्त लोगों ने अपनी जान बचाई थी। और यहाँ पर आप ये सोचिए कि यहूदियों की पवित्र किताब और उसके अल्फाज भी नज़र आते हैं, यानी जब जंग हुई तब लोगों को शायद सरकार से ज़्यादा भरोसा अपने भगवान पे था। हम आपको लेकर चलते हैं हाइफा के उस मिलिट्री कंट्रोल रूम में, जहां से पूरे शहर पर निगरानी रखी जाती है। हाइफा के कोने कोने में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे लगे हैं और उनका कंट्रोल यहीं से होता है। ये कंट्रोल रूम जमीन के अंदर बना हुआ है। न्यूज़ नेशन आपका अपना चैनल, भारत का एकमात्र चैनल है जो हाइफा यानी उत्तरी इज़राइल के सबसे बड़े शहर के मिलिट्री कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद है, जहां पर म्युनिसिपल और मिलिट्री दोनों के लिहाज से ये पता किया जाता है कि शहर की स्थिति क्या है। यहां आप तमाम कंट्रोल रूम को देख सकते हैं, चाहे वो एयरबोर्न कैमराज हो, ड्रोन की लाइव इमेज हो, या फिर जो सैटेलाइट इमेज है, जितना कंट्रोल है वो सभी यहीं से किया जाता है। और ये ज़मीन के अंदर मौजूद है। एक बॉम्ब शेल्टर से या बंकर से इसकी तुलना की जा सकती है। और जब भी युद्ध की स्थिति होती है तब ये ऑपरेशनल कंट्रोल रूम बन जाता है, जहां पर फ़ौज के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और इसके अलावा सिविक जो प्रशासन है वो भी मौजूद रहता है, यानी म्युनिसिपल प्रशासन भी मौजूद रहता है। और इसके ज़रिए पूरी नज़र रखी जाती है तमाम शहर के अलग अलग कोनों पर। चाहे वो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पोर्ट सिटी है जो भारत के द्वारा
निर्मित की गई है, जो भारत यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा मानी जाती है। हाइफा शहर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने ही इस शहर को लिबरेट किया था। Iranians choose Haifa as a target and they hit places. The places where were hit, few buildings got destroyed and we have to turn them down and to rebuild them. No casualties, thanks God. And the people are very obedient because I'm long time here mayor and I run the city in 3 wars and in 3 fires, very big fires. So they have confidence that we know how to deal the matter. And this is what we did. Before the member of parliament you got elected, you were serving as a soldier, as a lieutenant colonel in IDF, in the reserve. So what do you think? The war can be occur in near future? Are you preparing for it? It's because we know the Iranians. And I think that the Iranians got very deeply offended. And when the Iranians are offended, they retaliate. क्या पता फिर से युद्ध कब शुरू हो जाए। हाइफा में ये आशंका हमारे सामने हर किसी ने जताई। इसके बावजूद हमें किसी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखा। लोगों को अफसोस तो ये है कि उनका आशियाना छिन गया, लेकिन खुशी ये है कि वो बचे हुए हैं और फिर ऐसे ही आशियाने खड़े करने को तैयार हैं। इजराइल की हाइफा पोर्ट सिटी से राहुल डबास की रिपोर्ट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।